हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी अच्छे होंगे बच्चों और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे बच्चों। इस वीडियो सेशन में हम लोग जा रहे हैं डिस्कस करने के लिए स्ट्रेटजी एनहांसमेंट फॉर फूड प्रोडक्ट्स का नेक्स्ट टॉपिक। अभी हम लोग फिलहाल प्लांट ब्रीडिंग पढ़ रहे हैं और प्लांट ब्रीडिंग में इस सेशन में बच्चों हम लोग पढ़ेंगे प्लांट ब्रीडिंग फॉर डिजीज रेसिस्टेंट। तो बच्चों दैट मीन्स इसमें हम लोग सीखेंगे कि कैसे प्लांट ब्रीडिंग मेथड से हम लोग रेसिस्टेंट प्लांट बनाते हैं। ठीक है बच्चों, ये जो सेशन अभी चल रहा है प्लांट ब्रीडिंग वाला, ये आपको बहुत ही यूनिक है। पूरे यूट्यूब पे सर्च कर लो, ढंग से आपको कहीं पे भी कोई वीडियो नहीं मिलेगा। तो ये मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से, ठीक है ना, इसमें कंप्यूटर्स के थ्रू, डिजिटल के थ्रू मैंने इसको बनाया है। ठीक है, तो इस पूरे वीडियो को पूरा आराम से देखिए। और इसके पहले स्ट्रैटेजी में जो एनिमल ब्रीडिंग है उसको भी आप देख सकते हैं। पूरे प्लेलिस्ट को एक बार देखिए, जरूर देखिए इसमें, ठीक है, क्योंकि बहुत मेहनत करके बनाया गया है। इस प्लांट ब्रीडिंग सेशन में बच्चों अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस किया है वो मैं एक बार आपको बता देता हूं। जो इसमें प्लांट ब्रीडिंग का फर्स्ट वीडियो था उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया बच्चों मेथड ऑफ प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक्स, मतलब उसमें जो स्टेप्स है प्लांट ब्रीडिंग के उसको हम लोगों ने डिस्कस किया। फिर उसके बाद सेकेंड वीडियो में बच्चों हम लोग ने हाइब्रिड विग्योर हेट्रोसिस के बारे में बताया। एंड देन उसके बाद हम लोग सीधे उसी वीडियो में ग्रीन रिवोल्यूशन, जो इंडिया में ग्रीन रिवोल्यूशन हुआ उससे कुछ रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको डिस्कस किया। और इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बच्चों प्लांट ब्रीडिंग फॉर डिजीज रेसिस्टेंट प्लांट। ठीक है बच्चों, आप मेरे से जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नए हैं तो, और पुराने सब्सक्राइबर हैं तो आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। अगर वीडियो अच्छा लगे बच्चों तो वीडियो को लाइक करिएगा, ठीक है, और अगर अच्छा लगे तो वीडियो दूसरे के साथ भी शेयर करिए, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। ठीक है बच्चों, तो चलो हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं प्लांट ब्रीडिंग मेथड फॉर डिजीज रेसिस्टेंट प्लांट। देख यहाँ पे बेसिकली टेक्निक क्या है, तो टेक्निक हमारे पास अभी एक ही है, अभी नया कुछ नहीं है। एक मतलब जो हम लोगों ने प्लांट ब्रीडिंग में सीखा था हाइब्रिडाइजेशन वाला, वही टेक्निक। अब इसका जरूरत क्यों है, तो जरूरत इसलिए है कि प्लांट डिजीज कॉज क्रॉप लॉस अप टू द 20 to 30% और इवन टोटल, मतलब प्लांट डिजीज के वजह से कभी कभी 20 से 30% प्लांट लॉस हो जाता है, या कभी कभी पूरा खेत। एक बहुत बड़ा लॉस है, समझे रहे। और एग्रीकल्चर फील्ड में अगर ऐसा होता है तो किसान को बहुत लॉस होता है, मतलब उसने सीड लगाया, पानी डाला, खाद डाला, सबका पैसा बर्बाद। चलो अल्टीमेटली कुछ हुआ नहीं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो उसने लागत लगाया था वो सब डूब गया ना। डिजीज रेसिस्टेंट कल्टीवर्स एनहांस द फूड प्रोडक्शन, कितना बढ़ाएगा, तो 20 से 30% जो लॉस हो रहा है उसको एनहांस कर देगा। एनहांस द फूड प्रोडक्शन एंड हेल्प टू रिड्यूस द यूज ऑफ फंगिसाइड एंड बैक्टीरियोसाइड। तो बेसिकली इसमें जो 20 से 30% लॉस होता है बैक्टीरिया फंगस के चक्कर में, तो इसमें किसान को एक्स्ट्रा पैसा खर्चा करके ये फंगिसाइड और बैक्टीरियोसाइड या हार्बिसाइड इसमें केमिकल यूज करना पड़ता है। ठीक है, तो इसका भी कॉस्ट तो रिड्यूस हो जाएगा ना। अगर हमने क्या क्या कोई डिजीज रेसिस्टेंट प्लांट बनाया तो उसे ये फंगिसाइडल केमिकल यूज नहीं करना पड़ेगा, बैक्टीरियोसाइडल केमिकल यूज नहीं करना पड़ेगा, तो इसके वजह से जो इकोनॉमिकल लॉस हो रहा था वो नहीं होगा। ठीक है, और रेसिस्टेंस ऑफ द होस्ट प्लांट इज जेनेटिकली क्या होता है, एबिलिटी टू प्रिवेंट द पैथोजेंस फ्रॉम डिजीज। मतलब ये जो प्लांट हमने डेवलप किया है डिजीज रेसिस्टेंट वैरायटीज, वो क्या करेगा, उस रेसिस्टेंट ऑफ द प्लांट होस्ट जो है वो जो जेनेटिकली जो भी है, तो उससे क्या होगा, उस पैथोजेंस को अपने अंदर ग्रो करने नहीं देता, रोक देता है। तो कुछ ना कुछ देखो मैकेनिज्म तो यहाँ पे डेवलप करना ही है। क्या कर सकते हैं, बहुत कुछ है इसमें। तो बेसिकली यहाँ पे जैसे डिजीज कौन कौन से डिजीज है उसको देखो, यहाँ पे डिजीज एग्जाम्पल आगे मिलेगा तो उसमें मैं बता दूंगा किस तरह से ये रोकता है। यहाँ पे डिजीज क्या क्या हो सकता है, जैसे फंगल डिजीज में रस्ट है, जैसे ब्राउन रस्ट ऑफ व्हीट, रेट रूट ऑफ शुगर केन एंड लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। उसके बाद बैक्टीरिया में आ जाओ तो ब्लैक रूट ऑफ क्रूसीफर्स, और वायरल डिजीज में टोबैको मोजाइक, टर्निप मोजाइक। देख इसमें एक तो पहला डिजीज जितने दे रखे हैं उसको याद करो विथ रिस्पेक्ट टू द फंगल डिजीज हैं, बैक्टीरियल डिजीज हैं, वायरल डिजीज, इसके रिस्पेक्ट में इसको याद करो पहले तो। अब यहाँ पे अब फंगल डिजीज मेथड डिस्कस करेंगे कि हम लोग बना सकें डिजीज रेसिस्टेंट वैरायटी। तो यहाँ पे डालना मेथड ऑफ ब्रीडिंग फॉर द डिजीज रेसिस्टेंट वैरायटीज। तो एक तो कन्वेंशनल हम लोगों ने पढ़ा ही था, कन्वेंशनल ब्रीडिंग, हाइब्रिडाइजेशन जिसको बोलते हैं। उसके अलावा मैं म्यूटेशन ब्रीडिंग कह सकते हैं और पॉलीपोलैरिटी कर सकते हैं। तो तीन मेथड यहाँ पे
किया जा सकता है टू डेवलप ए डिजीज रेसिस्टेंट वैरायटीज। ठीक है, एक कन्वेंशनल ब्रीडिंग मेथड में तुम्हें क्या करना पड़ेगा, एक तुम्हें ऐसा वैरायटी चूज करना पड़ेगा, वाइल्ड वैरायटी जो उस पर्टिकुलर डिजीज से रेसिस्टेंट है, और उसको जो हाई प्रोडक्टिव कल्टीवेट जो वैरायटी उसके साथ हाइब्रिडाइजेशन कर देना है, तो उससे एक नया वैरायटी डेवलप हो जाएगा। सिंपल, तुम लोगों ने तीनों। अब एक एक करके देखते हैं। तो कन्वेंशनल ब्रीडिंग आ जाते हैं, डाल दो हेडिंग कन्वेंशनल ब्रीडिंग। तो कन्वेंशनल ब्रीडिंग मतलब हाइब्रिडाइजेशन। स्टेप्स वही है सेम, देखो स्क्रीनिंग ऑफ जर्म प्लाज्म्स फॉर रेसिस्टेंट सोर्स, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेलेक्टेड पेरेंट, फिर सिलेक्शन एंड इवैल्यूएशन ऑफ हाइब्रिड एंड टेस्टिंग एंड रिलीज ऑफ न्यू वैरायटीज। ठीक है, सेम वही स्टेप्स है, बस लिख लो कहीं कहीं शॉर्टकट में। मान लो जैसे 1 नंबर या 2 नंबर का आया तो लिखने में काम आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे लिमिटेशंस क्या है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो ये कन्वेंशनल ब्रीडिंग में यहाँ पे वही 5 स्टेप था, तो यहाँ पे मैंने उसको 4 स्टेप्स में चेंज कर दिया है। अब 4 स्टेप्स में क्या है उसी को हम लोग को देखना है। ठीक है, सुनो, ये काम का चीज उसको ध्यान से सुनो। देख, अब यहाँ पे जैसे कन्वेंशनल ब्रीडिंग के थ्रू अगर हम ब्रीडिंग करते हैं कन्वेंशनल मेथड के थ्रू, तो यहाँ लिमिटेशंस क्या हो सकते हैं। The conventional breeding is constructed by the availabilities of a limited number of disease resistant। मतलब कन्वेंशनल ब्रीडिंग में हमारे पास एक लिमिटेशन ये है कि जो डिजीज रेसिस्टेंट प्लांट है या जीन है वो बहुत ज्यादा अवेलेबल नहीं होंगे, उनकी अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा नहीं होगा। मान लो जैसे लेट ब्लाइट पोटैटोस जैसे था, अगर मान लो उसका कोई नेटिव वैरायटी ही ना हो जो कि उस डिजीज से रेसिस्टेंट है, तो हम ये फिर मेथड अप्लाई ही नहीं कर सकते। तो यही लिखा है, द कन्वेंशनल ब्रीडिंग इज कंस्ट्रक्टेड बाय द अवेलेबिलिटी ऑफ द लिमिटेड नंबर ऑफ द डिजीज रेसिस्टेंट जीन। एक हो गया। दूसरा यहाँ पे इंड्यूसिंग म्यूटेशन इन प्लांट एंड स्क्रीनिंग देम फॉर द रेसिस्टेंट हेल्प द आइडेंटिफाई द डिजायरेबल जीन। सच प्लांट कैन बी मल्टीप्लाइड डायरेक्टली और कैन बी यूज्ड इन द ब्रीडिंग। मतलब दूसरा इसमें हम क्या कर सकते हैं, अगर मान लो ये नहीं है तो हम उसमें इंड्यूस कर सकते हैं म्यूटेशन ब्रीडिंग में आगे देखेंगे हम लोग म्यूटेशन कर सकते हैं। इंड्यूस करें म्यूटेशन, ऐसे रैंडमली प्लांट लिया और मतलब जैसे लेडबेटाइट बनाना है तो उसमें रैंडमली हम लोग ने उसमें म्यूटेशन इंड्यूस किया, और म्यूटेशन इंड्यूस करके हम उसका स्क्रीनिंग करते हैं कि क्या हमारे पास उस तरह का जीन उसमें बन गया क्या। ठीक है ना, स्क्रीनिंग देम फॉर द रेसिस्टेंट हेल्प इन द आइडेंटिफाई द डिजायरेबल जीन। अगर मिल गया जीन तब तो ठीक है। सच प्लांट कैन बी मल्टीप्लाई डायरेक्टली और कैन बी यूज्ड इन द ब्रीडिंग, इसको हम ब्रीडिंग में यूज करेंगे। ठीक है, मतलब लिमिटेशन था कि वो पर्टिकुलर जीन है ही नहीं, तो म्यूटेशन इंड्यूस करके हम वो जीन बनवाएंगे और बनेगा तब उसको हम लोग इनकॉर्पोरेट करेंगे ट्रेडिशनल प्लांट ब्रीडिंग के साथ, यहाँ पे इनकॉर्पोरेट करेंगे। ठीक है, दूसरा मतलब यहाँ पे कन्वेंशनल ब्रीडिंग जो है अकेला नहीं, उसके साथ म्यूटेशन ब्रीडिंग भी हमें इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा, म्यूटेशन ब्रीडिंग भी देखना पड़ेगा। उसके बाद अदर ब्रीडिंग मेथड जैसे कि सिलेक्शन अमॉन्ग द सोमाकोनोलन वेरिएंट एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग। देख, इसके अलावा जैसे एक सोमाकोलोनल वेरिएशन होता है, वेरिएंट जो बनाया जाता है, तो सोमाकोलोनल वेरिएशन बेसिकली कब होता है, जब हम लोग टिश्यू कल्चर करते हैं तो एक ही टिश्यू से ढेर सारे प्लांट बनाएंगे, तो अब वो तो सबके सब क्या है आपस में क्या है जी, सबके सब तो क्लोन है, क्योंकि एक ही सेल से अगर 1000 प्लांट बना देते हैं तो वो हजारों प्लांट क्या है जेनेटिकली सिमिलर है, मतलब सबके सब क्या है क्लोन है। अब उनमें क्या डिफरेंट है उसको हम पता लगाते हैं सोमाक्लोनल वेरिएशन से पता लगाते हैं। और दूसरा जेनेटिक इंजीनियरिंग करके हम उसमें जीन ही इनकॉर्पोरेट कर दे, जीन इनकॉर्पोरेट कर दे। जैसे तुम्हारा बीटी कॉटन है, उसी तरह से वो तो बीटी कॉटन तो वो पेस्ट रेसिस्टेंट है, बट हम क्या कर सकते हैं कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर डेवलप करके उसमें बैक्टीरिया या फंगस के मल्टीप्लिकेशन को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, तो उस तरह से जेनेटिक इंजीनियरिंग भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिमिटेशन में ये बस खाली मेंशन किया गया है कि अकेला तेरा ब्रीडिंग जो है कन्वेंशनल ब्रीडिंग मेथड है उससे काम नहीं चलेगा, हमें यहाँ पे म्यूटेशन ब्रीडिंग का सहारा लेना है, सोमाक्लोनल वेरिएशंस का, टिश्यू कल्चर जैसे बोला, और जेनेटिक इंजीनियरिंग का हेल्प से हम लोग इसमें डेवलप कर सकते हैं जो तुम्हारा डिजीज रेसिस्टेंट प्लांट है वो डेवलप किया जा सकता है। ओके, इस पॉइंट को लेके ज्यादा टेंशन मत करो, पहला वाला बस खाली मेन है, एक ही पॉइंट है, बाकी इसी को हेल्प कर रहा है कि कैसे हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, तो वो भी इसी में लिख दिया मैंने। ठीक है, चलो अब आ जाओ, देखिए यहाँ पे कुछ क्रॉप्स के एग्जांपल्स हैं जो कि सोमाक्लोनल वेरिएशंस मतलब सॉरी कन्वेंशनल प्लांट ब्रीडिंग के थ्रू इसको बनाया गया है, कन्वेंशनल प्लांट ब्रीडिंग के थ्रू इसको
बनाया गया है। ठीक है, तो अब ये चार्ट तुमको दिख ही रहा होगा एनसीईआरटी में। अब ये चार्ट बनाने का जगह छोड़ दो और आगे बढ़ेंगे, मैं बस खाली एक्सप्लेन कर देता हूँ उतना, लेकिन जगह छोड़ दो। यही सबसे बड़ा टास्क है तुम लोगों को इस चैप्टर में। ये जितने टेबल है ना, उन टेबल में से एक एक चीज तुमको याद करना है। और इसमें जितना भी अभी तक प्लांट ब्रीडिंग से क्वेश्चन आया है ना, सबसे ज्यादा इसी टेबल से, मतलब इस टेबल से नहीं बोला हूँ, इस तरह के जितने टेबल है इस चैप्टर में उससे क्वेश्चन आया। बाकी जितना नाम मिलेगा सब उसका मिलता है। यहाँ पे देखो, सम क्रॉप वैरायटीज ब्रीड बाय द हाइब्रिडाइजेशन एंड सिलेक्शन, हाइब्रिडाइजेशन एंड सिलेक्शंस फॉर द डिजीज रेसिस्टेंट। ये सिलेक्शन में जो सोमाकुलर वेरिएशन था वो भी सिलेक्शन का ही वन ऑफ द स्टेप है। डिजीज रेसिस्टेंट फंजाई, बैक्टीरिया एंड वायरल डिजीज आर रिलीज्ड। यहाँ पे देखो, जैसे वीट का एक क्रॉप लिया, इसका वैरायटी का नाम है हिमगिरी। तो अब ये तुम्हें याद रखना है कि हिमगिरी ये रेसिस्टेंट है किस डिजीज से, लीफ एंड स्ट्राइप रस्ट या हील बर्न डिजीज से रेसिस्टेंट होता है। ठीक है, हील बर्न डिजीज से रेसिस्टेंट होता है। तो यहाँ पे रस्ट का मतलब हो गया फंगस, अब बर्न मतलब बैक्टीरिया। तो यहाँ पे कुछ बैक्टीरियल डिजीज और कुछ फंगल डिजीज से ये रेसिस्टेंट है। तो यहाँ पे ऐसे लिखना चाहो लिख सकते हो, तो ये फंगल डिजीज से रेसिस्टेंट है। व्हाइट रस्ट कौन सा, ब्रासिका। तो ब्रासिका मतलब तेरा मस्टर्ड फैमिली में जो आ जाता है, तुम्हारा मूली गाजर सब उसी में, सॉरी गाजर नहीं, मूली वाला है, टर्निप है, ठीक है ना, मस्टर्ड है, ये सब आ जाता है। तो इसमें एक बना है पूसा सवर्णम, पूषा सवर्णम। इसका दूसरा एक नाम है करण राय, किसी साइंटिस्ट ने बनाया उसी के नाम पे, करण राय। और ये व्हाइट रस्ट रेसिस्टेंट डिजीज है, मतलब ये भी फंगस से रेसिस्टेंट, फंगल डिजीज से रेसिस्टेंट है। दूसरा है कॉलीफ्लावर, कॉलीफ्लावर। तो कॉलीफ्लावर तो जानता है ना, क्रूसीफर जो था उसमें, इसमें गोभी ओभी वाला आ जाता है, जिसमें है एक पूषा शुभ्रा एंड पूषा स्नोबॉल K1। तो ये दो पूषा शुभ्रा एंड पूषा स्नोबॉल K1 जो है, ये वैरायटीज है कॉलीफ्लावर का, जो कि रेसिस्टेंट है ब्लैक रॉट एंड कर्ली ब्राइट, ये बैक्टीरियल डिजीज में आ जाता है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे था ना पीछे बैक्टीरियल डिजीज था ना, एक मिनट का करना, ब्लैक रॉट ऑफ क्रूसीफर बैक्टीरियल डिजीज है ना। तो ये बैक्टीरियल डिजीज से रेसिस्टेंट, ये सब के सब क्या है, बैक्टीरियल डिजीज से रेसिस्टेंट है। उसी तरह से काउपी, काउपी मतलब पी का मटर का कोई वैरायटीज है, पूषा कोमल, और ये बैक्टीरियल ब्लाइट, मतलब ये तो नाम में ही लिखा बैक्टीरियल डिजीज से रेसिस्टेंट होता है। चिली, चिली क्रॉप है, उसका एक वैरायटीज है जिसका नाम है पूषा सदाबहार, पूषा सदाबहार। और ये पूषा सदाबहार जो है चिली मोजाइक वायरस से रेसिस्टेंट होता है, टोबैको मोजाइक वायरस एंड लीफ कर्लिस, मतलब ये वायरल डिजीज से रेसिस्टेंट है, ये वायरल डिजीज से रेसिस्टेंट है तुम्हारा। क्लियर है, तो इसको तुम्हें याद रखना पड़ेगा, चिली, काउपी, कॉलीफ्लावर, ब्रासिका एंड व्हीट, ये सब वैरायटीज कुछ कुछ यहाँ पे याद रखना। ओके, तो इसको तुम लोग टेबल बना के लिख लेना, साथ में ये जो लिखा है ना ये सब डिजीज। और एक काम करना, थोड़ा अपने तरफ से थोड़ा होमवर्क करो, इन सबको क्या करना ना, ये जैसे एटलीस्ट इतना तो करना पड़ेगा तुमको, लीफ एंड स्ट्रिप रस्ट ऐसे गूगल में डालना, और उसमें जो भी फंगल या बैक्टीरिया मिलता है, फंगल डिजीज है तो फंगस मिलेगा, तो उसका नाम चाहे तो एक और कॉलम में बना के रख सकते हो जिन। ओके, चलो ये था कन्वेंशनल प्लांट ब्रीडिंग के थ्रू बनाया गया। ठीक है, अब आता है टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इसको बता देता हूँ, बस सिंपल सा है, ये हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे पहला है इंटरा वैराइटियल। तो नाम से पता चल जाएगा कि दो सेम वैरायटी, मैंने इंटरा मतलब सेम वैरायटीज के बीच में, हम लोग सेम वैरायटी के बीच में अगर क्रॉसिंग कर मतलब हाइब्रिडाइजेशन करते हैं तो इंटर वैराइटियल हाइब्रिड कहेंगे। मतलब इनका जीनोटाइप क्या है, दोनों का सेम होता है, मतलब सेल पॉलिनेशन करना क्रॉप में। उसी तरह से इंटर वैराइटियल हो सकता है, इंटर वैराइटियल का मतलब स्पेसीज सेम है लेकिन दो डिफरेंट वैरायटीज है ना, उनके बीच में अगर हम लोग हाइब्रिडाइजेशन करते हैं तो उसको बोलते हैं इंटर वैराइटियल हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। यहाँ पे स्पेसीज सेम है बट इसमें वैरायटी डिफरेंट है। जैसे मेज में देखा ना, गंगा और रंजीत, गंगा रंजीत इन दोनों को क्रॉस करेंगे तो क्या होगा, इंटर वैराइटियल हो जाएगा। उसी तरह से इंटर स्पेसिफिक मतलब दो अलग अलग स्पेसीज हो गए, टू डिफरेंट स्पेसीज, ठीक है ना, दोनों का जीनस सेम होना चाहिए, तो इंटराजेनिक कहते हैं हम लोग, ठीक है ना। इंटर स्पेसिफिक या इंटरजेनिक, जैसे राइस है तो राइस में तुम्हारा देख ओराइजा जापानिका एंड ओराइजा इंडिका इंडिकिस, इन दोनों को क्रॉस किया गया तो ए डी
T37 वैरायटी बना। तो ये दो अलग अलग स्पेसीज है राइस के, जीनस सेम हो गया। उसी तरह से लास्ट है इंटरजेनेरिक हाइब्रिडाइजेशन, मतलब डिफरेंट जीनस बट फैमिली सेम होना चाहिए। ठीक है, जैसे रैबेज बनाया गया, रैबेज, तो रैबेज बनाया गया रेडिस और कैबेज, मूली और गोभी को हाइब्रिड करके। उसी तरह से एक टैक्टिकल बनाया था हम लोगों ने, व्हीट और राइस को क्रॉस किया था। तो ये सब इंटरजेनिक हाइब्रिडाइजेशन है तुम्हारा, ठीक है ना। तो रेफिनो ब्रासिका बनता है, रेबेज का साइंटिफिक नेम है रेफिनो ब्रासिका, और व्हीट और राइस को मिलाया गया तो टैक्टिकल इसका बनाया गया तुम्हारा इसमें। और इस तरह का क्रॉस काफी ज्यादा डिफिकल्ट है, तो मोस्ट डिफिकल्ट हाइब्रिडाइजेशन। और इस अगर ऐसा करने में सफल हो गए तो हम लोग एक नया क्रॉप बना देंगे, न्यू क्रॉप बन जाएगा तेरा इसमें, डेवलपमेंट ऑफ न्यू क्रॉप। ठीक है, बट जो था ना कॉल्चिशियन अप्लाई करके हम लोग इसको बहुत आसानी से कर सकते थे, तो वो किया भी था हम लोगों ने। ओके, तो ये हो गया हम लोग का टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट यहाँ पे म्यूटेशन ब्रीडिंग। ठीक है, तो म्यूटेशन ब्रीडिंग किसके लिए करें, वही प्लांट डिजीज रेसिस्टेंस वाला जो था उसी तरह सा। तो म्यूटेशन ब्रीडिंग होता क्या है, इसका भी डेफिनेशन हम लोग को लिखना पड़ेगा। तो म्यूटेशन ब्रीडिंग बेसिकली क्या होता है, देख म्यूटेशन ब्रीडिंग इज द ब्रीडिंग बाय म्यूटेशन यूजिंग द केमिकल और रेडिएशन, जैसे कि गामा रे यूज करते हैं टू प्रोड्यूस द प्लांट विद द डिजायरेबल कैरेक्टर। सच प्लांट आर सेलेक्टेड एंड मल्टीप्लाई डायरेक्टली और यूज एज अ सोर्स ऑफ ब्रीडिंग। ठीक है ना, किसी को बोलते हैं मतलब यूज ऑफ म्यूटेशन इन प्लांट ब्रीडिंग नोन एज द म्यूटेशन ब्रीडिंग कहते हैं तुम्हारा। तो बेसिकली म्यूटेशन से क्या कहते हैं, म्यूटेशन हम लोगों ने पढ़ा था अलग से जेनेटिक्स में। तो यहाँ पे सडनली जेनेटिक चेंजेस जो होता है उसी को हम बोलते हैं म्यूटेशन। तो सडन जेनेटिक चेंजेस जो होगा जिसके वजह से प्लांट्स में किसी नए तरह का डिजायरेबल कैरेक्टर्स बनता है, उसी को हम कहते हैं म्यूटेशंस कह देते हैं तुम्हारा। ठीक है ना, तो न्यू डिजायरेबल कैरेक्टर बनेगा। एक्चुअली में ये कैरेक्टर क्या था, उस पेरेंटल प्लांट में नहीं था। जैसे कल हम लोग ने पढ़ रहे थे तो उसमें मान लो जैसे हमें चाहिए था भिंडी का कोई ऐसा वैरायटी चाहिए था जिसमें किसी पर्टिकुलर डिजीज से लेके रेसिस्टेंट हो। अगर मान लो नहीं है उस तरह का नेचुरली, तो हम उसमें म्यूटेशन करके उसको रेसिस्टेंट बना देते हैं। फिर उसके बाद उसका ब्रीडिंग कन्वेंशनल टेक्निक से करके वो जीन को फिक्स कर देंगे। ठीक है, तो ये भी किया जाता है। अब म्यूटेशन बेसिकली देखो, म्यूटेशन जो होता है एक तो जैसे एक तो नेचुरल हो सकता है, अपने आप स्पॉन्टेनियस, नेचुरल या स्पॉन्टेनियस बोलते जाता है, अपने आप अगर होता है, या नहीं हो रहा तो इंड्यूस भी करते हैं केमिकल के थ्रू या फिजिकल एजेंट्स के थ्रू। ठीक है ना, तो केमिकल म्यूटेशन और फिजिकल म्यूटेशंस। तो यहाँ पे प्लांट में ध्यान में रखना, प्लांट में बेसिकली हम लोग देखते हैं केमिकल म्यूटेशंस में मस्टर्ड गैस को यूज किया जाता है, और फिजिकल म्यूटेशंस में एक्सरे, समझे, एक्स नहीं सॉरी एक्सरे नहीं, गामा रे है, ये गामा रे, गामा रे सबसे पहले बार यूज किया था मुलर ने इसको ड्रोसोफिला में। ठीक है ना, फर्स्ट टाइम यूज किया था गामा रे को। और ये जो गामा रे है इसको प्लांट में भी यूज किया जाता है, फर्स्ट टाइम वैसे ड्रोसोफिला में, प्लांट में भी फर्स्ट टाइम इसको गामा रे को ही यूज किया जाता है म्यूटेशन ब्रीडिंग को इंड्यूस करने के लिए। ठीक है, तो ये सिंपल है म्यूटेशन। देख म्यूटेशन का डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, तो हालांकि डेफिनेशन ठीक ही है, लिख ले कोई बात नहीं, यहाँ पे लिख ले। देख म्यूटेशन क्या हो गया, सडन चेंज, ठीक है ना, सडन जेनेटिक चेंजेस बोला जाता है, कैन क्रिएट ए न्यू डिजायरेबल कैरेक्टर नॉट फाउंड इन द पेरेंटल टाइप। अगर पेरेंट में नहीं है तो वो नया डिजायरेबल कैरेक्टर क्रिएट करेगा। फिर हम क्या करेंगे, उसका ब्रीडिंग कर सकते हैं, मतलब ब्रीडिंग में यूज कर सकते हैं। ओके, तो ज्यादातर केसेस में प्लांट में गामा रे को ही यूज किया जाता है। और हम लोगों ने जब म्यूटेशन पढ़ा था तो उसमें आयनाइजिंग नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन बोला था ना, एक्सरे गामा रे हो गया नॉन आयनाइजिंग, आयनाइजिंग रेडिएशन में, और नॉन आयनाइजिंग में यूवी रेडिएशन आ जाता था। ठीक है, हालांकि यूवी को तो यूज नहीं कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, या एक्सरे को भी नहीं यूज कर रहे हम लोग, गामा रे को यूज कर रहे हैं प्लांट में ब्रीडिंग के लिए। देख सिंपली ये भी क्या आ गया, बाई चांस वाला चीज है। मान ले ऐसा थोड़ी है कि मान ले मैं भिंडी लिया और भिंडी लेके मैंने उस पर म्यूटेशन गामा रे डाला और मैंने सोचा कि चलो बन गया, ऐसा थोड़ी होगा, नहीं होता है। ये भी बाई चांस वाला सिचुएशन है। मान लो हो गया सडनली ऐसा कोई जीन उसमें चेंज हो गया जो कि उस पर्टिकुलर पैथोजन से रेसिस्टेंट हो, नहीं भी हो सकता है। तो 1000 बार 2-3 हजार बार अटेम्प्ट लेना पड़ता है, एक बार किया, 2 बार किया, 3 बार किया, और हर बार टेस्टिंग करते रहना पड़ता है। तो ये भी इतना इजी नहीं है और इतना आसान नहीं है कि टारगेट करके हम लोग चेंज कर दें, बट चांसेस है। मूलर मूलर मैंने वहां पे जब म्यूटेशन पढ़ाते समय भी लिया, नाम लिखा था मूलर का, देख लेना। बाकी ये छोड़ो इसमें,
और बच इनको छोड़ो, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मूलर याद रखना जरूर, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, आगे पूछ भी सकता है। अब आ जाओ म्यूटेशन ब्रीडिंग में जो पायनियर वर्क है। इन म्यूटेशन ब्रीडिंग इज डन बाय द MS स्वामीनाथन। इसने किया था MS स्वामीनाथन। और ये है तुम्हारे फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशंस। और इन्हीं को बोला जाता है फादर ऑफ रेडिएशन जेनेटिक्स भी कहा जाता है इनको। ठीक है। और ये जस्ट इनके लिए जैसे एक एग्जांपल है, बहुत अच्छा सा एग्जांपल है वीट में। ये पोर्शन एनसीईआरटी में नहीं है, ये ऐसे ही बता रहा हूँ मैं, बट ये सब प्लांट में मिल जाएगा कहीं ना कहीं। देखो वीट वैरायटीज में MS स्वामीनाथन ने गामा रे यूज किया था टू इंड्यूस द वीट वैरायटीज में इंड्यूस किया था। तो बेसिकली जैसे मैक्सिकन ब्रीड था लर्मा रोजा 64 या सोनारा 64। तो इन दोनों वीट वैरायटीज में प्रॉब्लम क्या था? प्रॉब्लम था कि इनका ग्रेन जो होता था, दाना, वो रेड कलर का होता था। जब उसका आटा बनेगा, आटा से जब रोटी बनता है तो रोटी भी रेड कलर का हो जाता है। अब सोचो कि रेड रोटी खाने के लिए मिल रहा था, कैसा अजीब सा लगेगा ना। जैसे मान लो पालक वगैरह डाल के जब पूड़ी उड़ी बनता है तो कैसा ग्रीन सा हो जाता है रोटी, तो वही देखने में अजीब सा लगता है। वैसे रेड, तो ये मतलब इंडिया में इसको एक्सेप्टेंस नहीं मिल रहा था, मतलब लोग इसको एक्वायर नहीं कर रहे थे। तो इन्होंने क्या किया, MS स्वामीनाथन ने गामा रे यूज कर करके अब इसमें लर्मा रोजा पे अप्लाई किया, तो उसका नाम हो गया पूषा लर्मा। और उसी तरह से सोनारा 64 था तो सरबती सोनारा बन गया। और इन दोनों व्हीट वैरायटीज का जो ग्रेन था वो अंबर ग्रीन हो गया, और ये नॉर्मल रोटी जैसा जो भी हम लोग खाते हैं उस तरह का रोटी व्हाइट कलर का हो गया तुम्हारा इसमें ग्रेन्स। ठीक है। तो ये एक्सेप्टेबल हो गया मतलब इसमें। तो एक जस्ट एक छोटा सा एग्जांपल्स है इसी रेडिएशन को लेके, म्यूटेशन ब्रीडिंग को लेके। ठीक है। अब अगर हम एनसीईआरटी में देखें कि यहाँ पे एग्जाम्पल में एक एग्जाम्पल दिया गया है, आगे देखते रुक जाओ। ठीक है। ये सब व्हीट वैरायटीज है, लेकिन प्रॉब्लम इसमें है कि इसका जो ग्रेन्स होता है वो रेड कलर का होता है। अब उसी पे म्यूटेशन ब्रीडिंग करवाया गया, मतलब गामा रे अप्लाई किया गया। तो जैसे गामा रे अप्लाई किया गया ये चेंज हो गया पूषा लर्मा में। ठीक है। पूषा लर्मा में चेंज हो गया, यही इसका खास है। उसी तरह से सोनारा 64 है, तो सोनारा 64 में सरबती सोनारा बन गया। तो ये दो एग्जाम्पल्स है, ये याद रखना। नेक्स्ट आता है म्यूटेशन ब्रीडिंग में एग्जाम्पल्स। तो एग्जाम्पल के नाम पे एनसीईआरटी में यही एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, मूंग बीन रेसिस्टेंट टू येलो मोजाइक वायरस एंड पाउडरी मिल्डवे वेर इंट्रोड्यूस्ड बाय द म्यूटेशन। यही एक एग्जाम्पल दिया है म्यूटेशन ब्रीडिंग का, एक लौता। ये एनसीईआरटी का है, एनसीईआरटी का है, समझे। बाकी ये सब एक्स्ट्रा मैंने बताया है म्यूटेशन ब्रीडिंग के थ्रू। एक और है इसमें, लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि म्यूटेशन ब्रीडिंग के थ्रू है कि कैसे है, लेकिन दिया हुआ ये भी म्यूटेशन ब्रीडिंग वाले कॉलम में ही दिया हुआ है। देख, रेसिस्टेंट जीन फ्रॉम वाइल्ड स्पीसीज हैज have introduced into the high yielding cultivated varieties। जैसे एग्जांपल में है भिंडी, दो भिंडी है यहाँ पे, ठीक है ना। नहीं, दो भिंडी, दोनों एक ही भिंडी है। एक है हाँ, एक ही भिंडी है, एब्लियमस्कस, एब्लियमस्कस एस्क्यूलेंटस। पता नहीं ठीक बोला कि नहीं बोला जी, एब्लिमस्कस एस्क्यूलेंटस, ये भिंडी का वैरायटीज है। रेसिस्टेंट टू द येलो मोजाइक वायरस, ये भी येलो मोजाइक वायरस से रेसिस्टेंट है। ट्रांसफर टू द वाइल्ड स्पीसीज, ट्रांसफर फ्रॉम द वाइल्ड स्पीसीज, और इट रिजल्ट इन द न्यू वैरायटीज है एब्लिमस्कस एस्क्यूलेंटस का एक नया वैरायटी जिसका नाम रखा गया प्रभारी क्रांति। तो प्रभारी क्रांति एक क्या है, डिजीज रेसिस्टेंट वैरायटी है किसका, भिंडी का, यही याद रखना है। मूंग बीन येलो मोजाइक के अगेंस्ट में म्यूटेशन ब्रीडिंग के थ्रू बनाया गया है। और इसमें भिंडी में क्या किया गया है, एक वाइल्ड वैरायटी का जीन ट्रांसफर किया गया एक नेटिव वैरायटीज की भिंडी में। और उस नए नेटिव भिंडी जो ब्रीडिंग के थ्रू बना है, कन्वेंशनल ब्रीडिंग के थ्रू, उसका नाम है प्रभारी क्रांति। तो यहाँ पे एक लिस्ट बन गया प्रभारी क्रांति। प्रभारी क्रांति एक भिंडी है जो कि डिजीज रेसिस्टेंट वैरायटीज है। क्या है, डिजीज रेसिस्टेंट वैरायटी है। यहीं पे नेक्स्ट पॉइंट है, रेसिस्टेंट जीन कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम द सेक्सुअल हाइब्रिडाइजेशन बिटवीन द टारगेट एंड सोर्स प्लांट। तो सोर्स प्लांट कौन हो गया तुम्हारा, वाइल्ड स्पीसीज है ना। और टारगेट प्लांट क्या हो गया, ये वाला एब्लियमस्कस एस्क्यूलेंटस, जो कि नेटिव वैरायटीज है। ये टारगेट हो गया, इसी के अंदर इसमें डाला गया। तो डालने का मतलब ऐसा थोड़ी है कि वेक्टर उठाया, मतलब जीन कट किया, वेक्टर के थ्रू डाल के इसको डाल दिया।
नहीं, इसको प्लांट ए मान लिया और इसको प्लांट बी मान लिया गया, दोनों के बीच में क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन करते, वही लिखा सेक्सुअल हाइब्रिडाइजेशन, क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन। सेक्सुअल हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन। अब लास्ट बचता है पॉलीप्लॉइडी। तो ये भी वन ऑफ द क्या है, ब्रीडिंग टेक्निक है। अगर भूल गए तो मैं एक बार याद दिला देता हूँ। देखो यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे थे प्लांट ब्रीडिंग फॉर डिजीज रेसिस्टेंट प्लांट, ठीक है ना। तो इस मेथड में हम लोगों ने डिजीज रेसिस्टेंट प्लांट बनाने के लिए एक कन्वेंशनल टेक्निक बताया था, म्यूटेशन ब्रीडिंग बताया, अब एक है पॉलीप्लॉइडी। तो इससे भी यूज किया जाता है कन्वेंशनल टेक्निक्स के बाद, है ना। तो पॉलीप्लॉइडी मतलब क्या हो गया, मोर देन टू सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम आर प्रेजेंट, मोर देन टू सेट ऑफ क्रोमोसोम क्या होता है प्रेजेंट, वन और टू सेट ऑफ क्रोमोसोम अगर प्रेजेंट होता है तो मोर देन, यहाँ पे लिख देना वन और टू सेट ऑफ क्रोमोसोम आर प्रेजेंट, तो इसको बोलते हैं हम लोग, नहीं नहीं ठीक ही है, मोर देन टू सेट ऑफ क्रोमोसोम, एक तो रहता ही है, दो सेट या उससे ज्यादा अगर होता है तो हम उसको बोलते हैं पॉलीप्लॉइडी। तो इसमें एक होता है ऑटो पॉलीप्लॉइडी और एक होता है एलो पॉलीप्लॉइडी। अभी रिसेंटली हम लोगों ने म्यूटेशन में पढ़ा था, वही सेम चीज है, कोई ना अलग से नहीं है, ठीक है। तो पॉलीप्लॉइडी का मीनिंग देखो, अगर सेम सेट जैसे यहाँ पे ए है, ए रिपीट हो रहा है तो इसको बोलते हैं ऑटो पॉलीप्लॉइडी, और अगर डिफरेंट सेट जैसे ए बी रिपीट हो रहा तो इसको एलो पॉलीप्लॉइडी। तो डिफरेंट सेट ऑफ क्रोमोसोम क्या होता है, मल्टीप्लाई, और इसमें सेम बेसिक सेट ऑफ क्रोमोसोम क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, सेम सेम बेसिक सेट ऑफ क्रोमोसोम मल्टीप्लाई, तो इसको बोलते हैं हम लोग ऑटो पॉलीप्लॉइडी और इसको बोलते हैं एलो पॉलीप्लॉइडी कहते हैं। चलो तो ये हो गया हम लोग का पॉलीप्लॉइडी के बारे में, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल भी ले लो। तो एग्जाम्पल ये शायद ऑलरेडी लिखा हुआ है, लिखा है, आर्टिफिशियल पॉलीप्लॉइडी में एक टेटिकल बनाया था हम लोगों ने, ये भी मैंने बता रखा है। तो एग्जाम्पल में खाली क्या करो ना, आर्टिफिशियल पॉलीप्लॉइडी में एग्जाम्पल लिख दो टिटिकल, और टिटिकल में ऐसे बस इतना लिख दो, फर्स्ट मैन मेड क्रॉप है फॉर्म बाय द मुंतजीज, एक साइंटिस्ट है, ये भी पूछा हुआ है, ये आता है समझे, मुंतजीज इन्होंने फर्स्ट बनाया था, फर्स्ट मैन मेड क्रॉप है, और इसमें हेक्सापॉलिडी ट्रिटिकल्स है और एक है ऑक्टापॉलिडी ट्रिटिकल्स, ठीक है। तो ये दो एग्जाम्पल लिख के, बाकी ये सब छोड़ो, इसकी जरूरत नहीं है, ऑलरेडी इसको हम लोगों ने अच्छे से डिटेल में लिखा है। हाँ अब ये वाला पॉइंट चाहे तो लिख सकते हो। इसमें मैंने क्या बोला, देख पॉलीप्लॉइडी मतलब क्या हो गया, मोर देन टू सेट ऑफ क्रोमोसोम। तो हमें पता है कि भाई एक क्रोमोसोम में ऐसे दो सेट तो रहता ही है, अगर मान ले एक और सेट हो गया तो तीन हो गया, एक और सेट हो गया तो चार हो गया, इस तरह से चार। तो जैसे यहाँ पे ए, तो इसको बोलते हैं ऑटो पॉलीप्लॉइडी, सेम सेट रिपीट हो रहा है। डिफरेंट सेट रिपीट अगर होता तो उसको बोलते हैं हम लोग, जैसे यहाँ पे ये ए हो गया एक एक सेट, और ये हो गया बी दूसरा, ये बी हो गया, तो ये दूसरा अलग अलग सेट मल्टीप्लाई कर रहा है, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग एलो, एलो मतलब डिफरेंट होता है और ऑटो मतलब सेल्फ सेम। हाँ अब इसमें देख जो बोला अंडरलाइन जो करें उतना ही लिखना है, पहले तो ये आर्टिफिशियल पॉलीप्लॉइडी है, इसमें एग्जाम्पल हम लोग लिख रहे हैं क्रिटिकल्स। क्रिटिकल में ये फर्स्ट मैन मेड क्रॉप है, मतलब मैन मेड क्रॉप का मतलब क्या है, ह्यूमंस ने दो अलग अलग स्पेसीज को हाइब्रिड करके बनाया था, एक है वीट का और एक है सिकल सेरल्स का। तो इसमें क्रिटिकल बनाया और इसको फॉर्म किया था मुंतजीन, एक साइंटिस्ट का नाम मुंतजीन। और इसके दो एग्जांपल है टिटिकल्स में, एक हेक्सापॉलिडी टिटिकल्स और एक है ऑक्टापॉलिडी टिटिकल्स। बस इतना रुक जाओ, उसके बाद अब ये वाला लिखना चाहे तो ये वाला हम लोग लिख सकते हैं। क्रिटिकल्स में क्वालिटी क्या है, इसको बनाने से फायदा क्या है, देख एक तो हाई यील्ड कैपेसिटी हो जाता है वीट का, दूसरा रेसिस्टेंट टू द डिजीज, राई प्लांट के पास डिजीज रेसिस्टेंट एबिलिटी था और वीट के पास हाई प्रोडक्टिविटी एबिलिटी था, तो दोनों कंबाइन हो गया, तो इससे क्या हो गया, हाई प्रोडक्टिविटी भी है प्लस डिजीज रेसिस्टेंट भी है। इसके बाद इसमें क्या होता है, प्रोटीन कंटेंट ज्यादा होता है, ग्लूटीन कंटेंट, ये भी ग्लूटीन एक टाइप का प्रोटीन ही है, ये कम होता है, ठीक है। और अगर ग्लूटीन कंटेंट कम होता है तो हम इसको यूज नहीं कर सकते ब्रेड बनाने के लिए, हम लोग रोटी बनाने के लिए इसको यूज करते हैं। जैसे ब्रेड का आटा अलग होता है, चाउमीन बनाने के लिए आटा अलग होता है, पास्ता बनाने के लिए आटा अलग होता है, समझे। और घर में जो रोटी बनाते हैं उसका आटा अलग होता है, आई बात समझ में। जैसे अगर कभी एक्सपीरियंस किया होगा तो यहाँ का जो लोकल आटा मिलता है उसका रोटी, और अगर मान लो आशीर्वाद आटा या हार्वेस्ट गोल्ड का आटा लेके या बाबा रामदेव वाला जो आटा आता है उसका लेके रोटी बनाओ तो दोनों तुम्हें अलग अलग दिखेगा, समझे। तो बेसिकली जो हम लोग आशीर्वाद का या रामदेव वाला आटा जो खाते हैं
वो यही है, ट्रिटिकल है इसमें, तो ग्लूटीन कंटेंट कम होता है, तो इसके लिए इसको नॉट यूज फॉर द ब्रेड, ब्रेड बनाने के लिए हम लोग यूज नहीं करते हैं, ठीक है। और अगर इसमें यूज एज ए फीडर क्रॉप्स के तौर पे यूज किया जाता है, तो घर में भी यूज, मतलब पास्ता उस्ता अगर बनाना है ना तो उसमें ग्लूटीन कंटेंट ज्यादा चाहिए। ग्लूटीन से क्या होता है, चिपचिपाहट होता है, तो उसमें जो उसके वो पकड़ता है ना, तो वो पकड़ेगा। जैसे मतलब नॉर्मल आटा का तुम बना दो, सेवई बनाओ इस तरह से, और ग्लूटीन कंटेंट वाला का सेवई बनाओ, तो ये टूट जाने का चांसेस ज्यादा रहता है, पट टूट जाएगा। जैसे चाउमीन को नहीं बॉईल करते हैं, तो बॉईल करेंगे तो वो ऐसे ही खड़ा का खड़ा सब रहता है, टूटता नहीं है, थ्रेड के तौर पे रहता है। बट अगर आटे का बनाओ, आटा नूडल्स जैसे खाओगे, तो टूट के एकदम छोटे छोटे पीसेस में चेंज हो जाता है। तो वो सिर्फ इसलिए क्योंकि उसमें बाइंडर ग्लूटीन होता है, और ग्लूटीन कंटेंट कम होगा तो बाइंडर कैपेसिटी कम हो जाएगा। हाँ, इसको मत लिखना, ये ऑलरेडी इसके बारे में हम लोगों ने बहुत अच्छे से लिख रखा है, तो इसकी जरूरत नहीं है, ये वाला लिख लेना, ओके। लॉस हो गया।